तक ये सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया 144 साल में कुंभ आया। कुंभ तो हर 12 वर्ष में आता है, 2013 में भी आया था। तो महंत जी, ये 144 साल वाली बात फिर कैसे आ गई? उसका क्या कोई है 144 साल वाली बात का आधार? और ये जो पब्लिक में एक रूमर क्रिएट कर दिया गया कि ये कुंभ 144 साल के बाद आएगा, फिर 2031 में 2131 में आएगा, ये बिल्कुल भ्रांति है। इस प्रकार की भ्रांति को जनता को नहीं आना चाहिए। ये क्राउड इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है महंत जी, क्योंकि 144 साल वाली भ्रांति जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसलिए क्राउड ज़्यादा आ रहा है। मैं जितना मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से भ्रांति फैलाई गई है और इससे प्रशासन को परेशानी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ तो हर 12 वर्ष में आता है और जब भी कुंभ आता है उसका अच्छा होता है। ये कुंभ लोगों के दिमाग में ये जो बात आ गई 144 साल के बाद कुंभ आया है, ये बिल्कुल भ्रांति है। और महाकुंभ में चर्चा सनातन की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा वहाँ पर हो रही है सनातन के नाम पर जो मॉडल हैं, जो अचानक से साध्वी बन गई हैं। तो ऐसे जो संत हैं इस प्रकार की जो गतिविधि कर रहे हैं, उनको इससे बच के रहना चाहिए। समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है और भगवा वस्त्र को वो एक पूजनीय परिधान है हमारे भारतीय संस्कृति का, उसकी लाज उनको रखनी चाहिए। महंत रविंद्रपुरी, ये निरंजनी अखाड़े के सचिव, वो कह रहे हैं कि मैं लेकर के जाऊंगा अमृत स्नान के लिए। वो तो अखाड़ा और अमृत स्नान और शाही सवारी की बात भी हो गई अब तो। अब हो सकता है वो संन्यास दान करके मंडलेश्वर बनने की उसकी इच्छा हो, तो ये संभव है, हो सकता है। नहीं, पर उसने एकदम क्लियर कहा है कि वो साध्वी नहीं है और उसे कोई संन्यास नहीं लेना है। नहीं तो शाही स्नान में अगर वो रथ पे बैठती साध्वी के बिना तो कैसे बैठ जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ इस समय दिखाई पड़ रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी। महंत जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस समय महाकुंभ है और महाकुंभ में चर्चा सनातन की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा वहाँ पर हो रही है सनातन के नाम पर जो मॉडल हैं, जो अचानक से साध्वी बन गई हैं और जो गिरवे कपड़े धारण करके शाही रथ पर विराजमान हो गई हैं, मॉडल, एंकर, इंस्टाग्राम रील बनाने वाली। क्या कहेंगे इस पर आप मान जी? तुलसीदास जी ने कहा है, चोर को खांसी और संत को दासी से बच के रहना चाहिए। तो ऐसे जो संत हैं इस प्रकार की जो गतिविधि कर रहे हैं, उनको इससे बच के रहना चाहिए। समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है और भगवा वस्त्र को वो एक पूजनीय परिधान है हमारे भारतीय संस्कृति का, उसकी लाज उनको रखनी चाहिए। कोई भी देवी या महिला या कन्या अगर संन्यास धारण करती है तो विधिवत उसको दीक्षा लेकर के गृहस्थ जीवन का परित्याग करके भगवा वस्त्र धारण करना चाहिए। अन्यथा ऐसे भगवा वस्त्र उनको पहनना या ओढ़ना वो शास्त्रों की विधि के अनुसार भी निषेध है और ये लोकाचार व्यवहार के अनुसार भी नहीं है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो निंदनीय है। महंत जी, वो तो अखाड़े में रही निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद जी। वो बोल रही थी समय हर्षा की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी शिष्या हूँ उनके अखाड़े में। और उसके बाद जो महंत रविंद्रपुरी, ये निरंजनी अखाड़े के सचिव, वो कह रहे हैं कि मैं लेकर के जाऊंगा अमृत स्नान के लिए। वो तो अखाड़ा और अमृत स्नान और शाही सवारी की बात भी हो गई अब तो। अब हो सकता है वो संन्यास दान करके मंडलेश्वर बनने की उसकी इच्छा हो, तो ये संभव है, हो सकता है। नहीं, पर उसने एकदम क्लियर कहा है कि वो साध्वी नहीं है और उसे कोई संन्यास नहीं लेना है। नहीं तो शाही स्नान में अगर वो रथ पे बैठती साध्वी के बिना तो कैसे बैठ जाए। किसी अपने गुरु के सानिध्य में चरणों में बैठ के जैसे भक्त लोग जाते हैं, तो उस रूप में गृहस्थ समाज के लोग, माताएं बहनें, कुछ सज्जन लोग जो है, वृद्ध जो रहते हैं, वो लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉली का रथ बनाते हैं संतों को, उसमें बैठ करके जाते हैं, वो सभी अखाड़ों में जाते हैं। उसमें उसके लिए तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर वो साधु का वेश धारण करके रथ पे बैठते हैं तो वो मैं मानता हूँ धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध आपने शब्द का प्रयोग किया है महंत जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो मानव हमारा जो गृहस्थ धर्म है उसके हमारे जो ऋषियों ने परंपरा बनाई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो गृहस्थ धर्म के लोग हैं वो उसको सबसे बड़ा क्यों माना गया कि वो तीनों धर्मों का पालन करता है। तो उनको अपने जो भी वो उनका प्रोफेशन, जिस भी क्षेत्र में वो काम करती हैं, उनको उसी में अपना ध्यान लगाना चाहिए। संतों से आशीर्वाद लेना, उनके साथ में सत्संग करना, उनके कैंप में रहना, वो एक अलग विषय है। यहाँ भी गृहस्थ समाज के हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, सभी महात्माओं के कैंपों में रहते हैं, लेकिन साधु की जो मर्यादा है उसका पालन उनको अवश्य करना चाहिए। और मर्यादा के बाहर कोई भी आचरण व्यवहार समाज उसकी निंदा करता है और इस प्रकार का आचरण व्यवहार किसी भी विशेष व्यक्ति को जो किसी विशेष पद पर है उसको भी शोभा नहीं देता है। आपने बहुत ही अहम बात कही है महंत जी। और आपने जो बात कही है, मैं आपको थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊंगा। हमने कुछ समय पहले बात की थी
जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी से, और उन्होंने तो एकदम साफ नाम लेकर के कहा कि कैलाशानंद जी का ये पुराना इतिहास है, वो विवादों में रहे हैं, और इस तरह से ये जो हुआ है, ये जो एंकर वाला मामला, मॉडल वाला मामला, उनका इतिहास है। कंगना रनावत का भी हाथ पकड़े हुए वो देखे गए थे। तो इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं महाकुंभ में, महंत जी। कंगना राणावत अभी तो, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया में काम करती थी देवी, और वर्तमान में तो वो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद के सदस्य है, तो मैं उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक प्रबोधानंद जी का प्रश्न है, तो प्रबोधानंद जी शायद मेरे से पहले से हरिद्वार में रहते हैं, और उनको इस विषय में ज्यादा जानकारी होगी। मेरी इतनी जानकारी नहीं जितनी प्रबोधानंद की, उनके साथ उनके मित्रता संबंध रहे कैलाशानंद जी महाराज के साथ में। लेकिन हमारे यहाँ जो अखाड़ों की एक मर्यादा है, वो भी व्यक्ति जब किसी आचार्य पद पर अभिषेक हो जाता है, तो हम सब लोग मिलकर के उनको आचार्य बनाते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका आचरण व्यवहार आचार्य पद के अनुकूल रहे, और मैं निजी जीवन में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता उनके ऊपर। मुझे एक बात और बताइए, आप चूंकि सनातन की बात हो रही है, और सनातन की बात, ये 144 साल बाद ये पूरा संयोग बना है। महंत जी, आप तो अच्छे से पूरी जो जो धर्म है, कर्मकांड है, उसको भी समझते हैं, और लोकाचार को भी समझते हैं आप, चूंकि आप सब देख रहे हैं अपने चारों ओर। कैसा है जो महाकुंभ का भी इंतजाम है संतों के लिए, आम भक्तों के लिए? प्रसंग जहाँ तक 144 साल का है, ज्योतिषीय गणना के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ आता है, जी। और प्रत्येक 6 वर्ष के बाद प्रयाग में अर्धकुंभ आता है। ये ज्योतिषीय ग्रह की जो गणना है, सूर्य जब मकर राशि में रहते हैं और चंद्रमा जिस दिन मकर राशि में आते हैं, अर्थात अमावस्या, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं, और बृहस्पति जब वृषभ राशि में रहते हैं, तो ये मकर राशि और बृहस्पति राशि का जो ट्रांजेक्शन है, उसके आधार पर प्रयाग में कुंभ लगता है। लेकिन क्योंकि अब की बार ये है, जिस दिन से कुंभ प्रारंभ हुआ उस दिन से माघ मास यानी पौष पूर्णिमा से जो कल्पवास का है वो पर्व प्रारंभ हुआ है, तो ये एक अपने आप में दुर्लभ संयोग है। जहाँ तक ये सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया 144 साल में कुंभ आया, कुंभ तो हर 12 वर्ष में आता है, 2013 में भी आया था, उसके पहले 2001 में भी आया था। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आता है। ज्योतिषीय ग्रह की जो गणना है उसके अनुसार कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो अब की बार अच्छा दुर्लभ संयोग है, और जो भी लोग यहाँ आके त्रिवेणी में स्नान करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, उनको पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। तो महंत जी, ये 144 साल वाली बात फिर कैसे आ गई? उसका क्या कोई है 144 साल वाली बात का आधार? मैंने जैसा कहा ना, माघ मास पूरा जो कल्पवास है, माघ महीने में अब की बार पूरा कुंभ है, अर्थात तीनों स्नान माघ में ही हो रहे हैं। यानी प्रतिपदा के दिन पहला स्नान हुआ 14 जनवरी, उसके बाद अमावस्या को दूसरा स्नान होगा 29 जनवरी, और बसंत पंचमी को तीसरा स्नान होगा, जिसको अमृत स्नान हम कहते हैं, वो होगा, वो भी माघ में होगा। फिर माघ पूर्णिमा का स्नान। तो कल्पवास और कुंभ पर्व, ये दोनों एक साथ में, ये योग वास्तविकता में जिन ज्योतिषियों ने इसकी गणना किया है वो सही है। और ये जो पब्लिक में एक रूमर क्रिएट कर दिया गया कि ये कुंभ 144 साल के बाद आएगा, फिर 2031 में 2131 में आएगा, ये बिल्कुल भ्रांति है। इस प्रकार की भ्रांति को जनता को नहीं आना चाहिए, और सरकार को भी इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो एक जनसंख्या जिस प्रकार से रूटीन में लोग आएंगे तो ठीक है। इकट्ठे अगर इतना क्राउड एक जगह आता, तो 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मेला है, और उसमें सारी चीजें गंगा जी के तट पर ही व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो समय समय पर लोग आए, माघ महीने में किसी भी दिन आकर कुंभ का वो स्नान करेंगे तो वही पुण्य मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि मौनी अमावस्या या बसंत पंचमी को आए। ये बात मतलब भ्रांति, 144 साल वाली बात जो है वो भ्रांति है। नहीं, वास्तविकता में ये एक बड़ा रूमर क्रिएट कर दिया गया, इससे प्रशासन को भी परेशानी हो रही है, और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं अतिरिक्त मात्रा में। जैसे बहुत ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो पानी की समस्या होती है, शिविर की समस्या हो जाती है, लाइट की समस्या होती है, और जो लोग यहाँ जरूरी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं हमारी, जैसे दूध है, गैस है, सब्जियां हैं, खाने के जो पदार्थ हैं, उनकी गाड़ियां मेला क्षेत्र में नहीं आ पा रही, क्योंकि ज्यादा भीड़ रहेगी तो गाड़ियां कैसे आएंगी। तो वो कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब तो बना है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश खास करके पुलिस विभाग से ये आग्रह करूंगा कि जहाँ जहाँ भी चौराहे मेला क्षेत्र में बनाए हैं, ट्रैफिक की जो वास्तविकता व्यवस्था पिछले कुंभ से कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ चीजें कठिनाई पैदा कर रही हैं, उस पर उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। थोड़ा अगर आप उन चीज़ों को इंगित कर सकें जनहित में, ताकि वो बातें सामने आ सकें, क्या क्या चैलेंजेज हैं आपकी नज़र में, जो समस्याएं आ रही जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है? सरकार ने पार्किंग स्थल बनाए हैं, वहीं गाड़ियां खड़ी करें। सरकार की तरफ से बसों का एक व्यवस्था किया गया है, और जो इलेक्ट्रिक वाली जो छोटी हमारे यहाँ जो आजकल विक्रम जो चल रही है, 4 या 5 आदमी को बैठा के जो ले जाती है, बैटरी वाली जो रिक्शा है, उसका प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे प्रदूषण भी कम होगा
और क्राउड को आने जाने में पैदल जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन पड़ता है। प्रयागराज स्टेशन से गाड़ियां जा रही हैं लेकिन ये आ नहीं रही है। तो एक आगे स्टेशन है, वहीं तक गाड़ियां आ रही, तो वहां से बहुत लोगों को ये गाइडलाइन सरकार ने व्यवस्था अच्छी किया है। फिर भी क्योंकि बहुत बहुतायत मात्रा में जनता यहाँ आ रही है, तो बहुत से लोगों की शिकायत आ रही है, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं हम लोग। तो जब ज्यादा जनता एक जगह इकट्ठी होगी, जो पुलों की व्यवस्था है वो सीमित है, और उन्हीं पुलों पे गाड़ियां चल रही हैं, उन्हीं से पब्लिक चल रही है। और अब तो स्नान में अभी 4 दिन शेष हैं। और अभी आज मैं थोड़ा शहर में किसी भारतीय डाक विभाग का कोई प्रोग्राम था, उसमें मैं गया था, तो वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत क्राउड है। और अभी लास्ट जो अभी आएगा सैटरडे संडे, उसके बाद तो ये क्राउड इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है महंत जी, क्योंकि 144 साल वाली भ्रांति जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसलिए क्राउड ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं जितना मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये एक मूल रूप से भ्रांति फैलाई गई है, और इससे प्रशासन को परेशानी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ तो हर 12 वर्ष में आता है, और जब भी कुंभ आता है उसका अच्छा योग होता है। ये कुंभ लोगों के दिमाग में ये जो बात आ गई 144 साल के बाद कुंभ आया है, ये बिल्कुल भ्रांति है। कुंभ हर 12 वर्ष में आता है, और प्रयाग में हर 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ आता है। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ लगता है, लेकिन हरिद्वार में जब अर्ध कुंभ होता है उस समय, क्योंकि उज्जैन में कुंभ होता है, इसलिए अखाड़े आश्रमों के जो महात्मा है, जनता ज्यादातर उज्जैन में रहती है, इसलिए वहां इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा नहीं होता है। तो 2 जगह का अर्ध कुंभ का उल्लेख शास्त्रों में आया है, हरिद्वार और प्रयाग का। सिंह जिसको हम कहते हैं, सिंह राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में सूर्य जब रहता है तो नासिक में कुंभ लगता है। उसके ठीक 8 महीने बाद जब सूर्य मेष राशि में आ जाता है और बृहस्पति सिंह में रहता है तो उज्जैन में कुंभ लगता है, इसको सिंहस्थ कहते हैं। और हरिद्वार में जब कुंभ आता है तो कुंभ राशि में बृहस्पति रहते हैं और मेष राशि में सूर्य रहता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। तो चारों कुंभों की जो गणना है वो ज्योतिषीय आधार पर है। ये कोई सरकार तय नहीं करती, कोई महात्मा तय नहीं करते, कोई अखाड़े तय नहीं करते। स्नान की जो तिथि आने वाले 5,000 साल बाद कब कुंभ होगा, अगर आज हम ज्योतिषीय गणना के आधार पर सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं तो टाइम टेबल निकल जाता है। जैसे 1954 में जो कुंभ हुआ था, उसमें मौनी अमावस्या 3 फरवरी की थी, जिसमें एक ट्रेजिडी हुई, काफी लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री उस समय के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए मेले में, और राष्ट्रपति जी पूरा 1 महीना कल्पवास किए। इतिहास है भारत का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी थे, वो पूरा महीना 1 महीना या कल्पवास किया जी। और 2 सामान्य अंगरक्षक लेकर के पूरे मेले में वो संतों के नंगे पैर उन्होंने दर्शन किए। तो आज इतनी श्रद्धा राजा के अंदर कहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मेले की शुरुआत की, अच्छी बात है। व्यवस्था में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं रखा। इन संसाधन हमारे उतने ही है, लेकिन जगह सिचुएशन ऐसी है कि मानव के द्वारा जो काम हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कठिनाई पैदा होती है। ज्यादा भीड़ के आने से, ट्रैक्टरों से बहुत काम होता है, जेसीबी से बहुत काम होता है। तो जब ज्यादा क्राउड अगर रोड पे रहेगा तो महंत जी, आपकी क्या अपील है? अभी अगला जो अमृत स्नान आ रहा है, तो उसमें जो लोग उमड़ रहे हैं 144 साल वाली बात को लेकर के, उनसे क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील है कि आप लोग माघ मास में खास करके जो स्याही स्नान जिसको हम लोग कहते थे, जिसका वर्तमान में अमृत स्नान हमारे अखाड़े के द्वारा ही वेदोक्त विधि से उसका एक पंचांग में निर्णय किया गया, और उसमें लगभग सभी लोगों ने उसका पालन किया। शासन ने भी उसको माना, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि अमृत स्नान वास्तविकता में शास्त्रों में इसका उल्लेख है, कुंभ महापर्व अमृत स्नान। तो उसमें ये होता है अमृत की बूंदें गिरी जहां जहां 4 जगह, उससे अमृत का जो प्रभाव बढ़ा गंगा जी में, तो उसके कारण ही कुंभ लगा। कुंभ का मतलब है घड़ा, अर्थात कलश। उस कलश से जो बूंदें गिरी, तो जो लोग 29 तारीख को आना चाहते हैं उनसे मेरी ये अपील है कि आप 29 के बाद ही आए। और पूरा माघ महीना 12 फरवरी तक कुंभ का मुख्य मुहूर्त है। शिवरात्रि तक वैसे सरकार की तरफ से कुंभ की आयोजन रहेगा, लेकिन खास करके 12 फरवरी की जो पूर्णिमा है और बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष का स्नान विशेष ज्यादा फलदायी रहेगा, क्योंकि अमावस्या में तो लोग पितृ तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। और स्याही स्नान के टाइम पे जनता दर्शन करती है, स्नान नहीं करती ज्यादातर, क्योंकि हम लोग जो स्नान करने जाते हैं नागा सन्यासी या महामंडेश्वर या संत लोग, तो दोनों तरफ पब्लिक रहती है और संतों के दर्शन करती है, क्योंकि पूरा दिन जो होता है वो अखाड़ों के लिए 9 से 10 घंटे का टाइम रिजर्व रहता है। प्रत्येक अखाड़े को 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का एक टाइम पहले से, सरकार के टाइम से, आज से नहीं, लगभग 1800 कुछ से ये कंटिन्यू चला आ रहा है। तो उसका पालन जनता को करना चाहिए। मेरी भारत की जो जनता है या विदेशों में जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जो लोग शारीरिक रूप से नहीं आ सकते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से भी कुंभ का दर्शन करें और गंगा माँ का स्मरण करें, संतों को प्रणाम करें, तो वो पुण्य उनको प्राप्त होगा। मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत ही अहम बातें बताई हैं, और 144 साल वाली बात जो आपने बताई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आपने ये भी कहा है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, 144 साल वाली बात जिस तरह प्रचारित की गई, उससे एक अव्यवस्था हो रही है।
ये आपकी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महंत जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।